नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध राजनीति में हूं मानक गुप्ता। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में कल यानी 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 1463 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। दूसरे चरण में पटना की 9 सीटों पर भी मतदान होगा, जिनके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टी, जोर शोर से बूथ तक पहुंचाए जा रहे ईवीएम। राजधानी पटना के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मंगलवार को पटना जिले के फतुहा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, फुलवारीशरीफ, दानापुर और मनेर में मतदान होगा। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 4830 बूथ बनाए गए हैं। रविवार से ही जिलों की सीमा सील कर दी गई है। बॉर्डर पर 33 और जिले के अंदर 27 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अर्धसैनिक बलों को बूथों पर और एसटीएफ को सड़कों पर लगाया गया है। इसके अलावा गंगा नदी में भी गश्ती की जाएगी। नावों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि दियारा इलाके में घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, जहां दूसरे जिले के का रास्ता लगता है, उसको सील कर दिया जाएगा। जो भी नदी के रास्ते से दूसरे जिले से आने की संभावना बनेगी, उसको भी बंद करके रखा जाएगा और नाव के परिचालन पर रोक रहेगी। 27 चेक पोस्ट ऐसे हैं जो कि जिला के अंदर काम करेंगे और ये अनवरत 24 घंटे काम करेंगे। इस पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी दी गई है। बॉर्डर सीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आवाजाही पर रोक है, फ्रिस्किंग चेकिंग होगी और किसी तरह का कोई षड्यंत्रकारी या कोई मिसक्रिएंट अंदर नहीं आ पाए किसी तरह का सामान लेके, उसकी चेकिंग होगी। राजधानी पटना में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होना है और इसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। पटना जिले के बाहरी इलाकों में जहां 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहीं पटना जिले के शहर में के अंदर में करीब 27 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बिहार में नई सरकार के लिए नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं तेजस्वी और चिराग पासवान नीतीश सरकार की विदाई की मुनादी कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, हम बराबर कहते हैं हर घर शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक काम के लिए हम लोग चलते हैं। 7वीं बार बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। गांव-गांव पर नल जल पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सियासत में उनके जानी दुश्मन बने चिराग पासवान जनता से ही सवाल कर रहे हैं, उनके दावे को खोखला साबित कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं हमारे प्रदेश में तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? कहते हैं कि सर, हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं कि किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? हर गाड़ी बन गई? नहीं बनी। पर मेरे प्रधानमंत्री को तो बोले मुख्यमंत्री बन गई। इधर नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की नाकामियां गिना रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर मंच से राय शुमारी करा रहे हैं। सिंचाई, ये 4 चीज। पढ़ाई के शिक्षा के तो नीतीश जी 15 साल में चुप कर रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, जब ब्लॉक थाने जाते हो तो बिना चढ़ावा दिए तो काम होता है। बड़ी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है? आप देखिएगा, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, जिसका था वो भी छीन लिया मोदी जी ने। छीना कि नहीं छीना? तेजस्वी यादव लगातार चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और हर सभा में सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि 15 साल में लालू परिवार के राज में कितने लोगों को नौकरियां मिली। चलेगा और 10 लाख नौजवानों को कितना और देखो, फॉर्म का फीस भी माफ कर देंगे।
परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी फ्री हो जाएगा। 15 साल में कितने लोगों को काम दिया, नौकरी दी थी? 95,000 लोगों को। कितने कम शिक्षक, कितने कम एम्प्लॉय, कितना पद खाली रहता था, तनख्वाह भी नहीं मिलता था, और हम लोगों को काम करने का मौका दिया। बजट तो बढ़ाई, और हम लोगों ने जो सरकारी सेवा में और शिक्षकों में लोगों को नौकरी दी, 6 लाख से ज्यादा। तेजस्वी यादव एक दिन में 7 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। जोश और जुनून से लबरेज तेजस्वी दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं ताकि अगली सभा में देर न हो जाए, लेकिन प्रशंसक उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। सहरसा के महीसी में ऐसी ही भागदौड़ के बीच तेजस्वी ने न्यूज 24 से बात की। तेजस्वी जहां रोजगार के मुद्दे पर जनता में जुनून पैदा कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान नीतीश पर हर नए दिन पहले से तीखा हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जिस शराबबंदी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, उसे चिराग पासवान जेडीयू की तस्करी करार दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम शराबबंदी लागू किए। शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? बताइए चाची, मिलती है कि नहीं मिलती है ना? और तो और जो रसूलदार हैं, उनके तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है। तो बताएं मुख्यमंत्री कि तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है? बिहार के चुनावी समर में जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, ये तो फिलहाल किसी को नहीं मालूम, लेकिन तेजस्वी और चिराग पासवान नौजवानों को लुभा जरूर रहे हैं। सहरसा से अमित कुमार और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन निधन के 1 महीने बाद वो एक बार फिर चर्चा में जरूर आ गए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी ने उनकी मौत पर सवाल खड़े किए हैं और चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। 2 दिन क्यों उनके निधन के समाचार को रोक के रखवाया गया? बिहार के चुनावी समर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की मौत पर नई बहस छेड़ दी है। मांझी ने आरोप लगाया कि उनकी मौत को 2 दिनों तक छुपाया गया, तो लगे हाथ इसकी न्यायिक जांच की भी मांग कर डाली। 2 दिन क्यों उनके निधन के समाचार को रोक के रखवाया गया? वो साधारण आदमी नहीं थे, वो बड़े आदमी थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। हर दिन मेडिकल बुलेटिन निकलना चाहिए था। आखिर मेडिकल बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं निकला? इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। मांझी के निशाने पर चिराग पासवान थे, लेकिन पिता की मौत पर विरोधियों की जुबान से निकला ये बयान उन्हें आहत कर गया। चिराग ने नीतीश कुमार पर विकास के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया, तो लगे साथ ये भी कहा कि इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब पीएम मोदी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी साजिश रची गई? आप मुझे बताएं ना, आज आपको पापा की इतनी चिंता हो रही है, इतनी आपको उनको लेकर परेशानी हो रही है, मुख्यमंत्री ने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा कि फोन करके हालचाल पूछे, और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता तो जिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देने के लिए निरंतर उनके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछ लेना पापा के बारे में। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस बाबत पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र के जरिए मांझी की पार्टी ने मौत पर सवाल उठाया है और चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की है। लेकिन चिराग ने कहा कि जब रामविलास पासवान अस्पताल में थे तब मांझी जी से उनकी बात हुई थी और उन्होंने मांझी को यह भी बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तब उन्होंने मिलने की जरूरत नहीं समझी और अब इस पर सियासत कर रहे हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। मध्य प्रदेश में भी कल यानी 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग से पहले एमपी में सियासी पारा चरम पर है। सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ के बीच तीखे हमले का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं 28 सीटों के उपचुनाव में वोटिंग के एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतरे और उन्होंने इस पूरे उपचुनाव को ग्वालियर चंबल के सम्मान की लड़ाई बताया।
एमपी की 28 सीटों के उपचुनाव में 3 नवंबर को देश के 3 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। विधानसभा से ज्यादा ये उपचुनाव निजी हमलों से सुर्खियों में रहा और तो और विकास और बुनियादी मुद्दों से इतर इस उपचुनाव में गद्दार, बिकाऊ और पापी के मुद्दे हावी रहे। ऐसे में वोटिंग के एक दिन पहले भी सीएम शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आए। कमलनाथ ने इस चुनाव को गद्दारों के नाम को काले अक्षरों में लिखने वाला इतिहास का एक पन्ना बताया। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज ने भी पलटवार कर कमलनाथ को किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, कन्याओं, छात्रों के साथ छल करने वाला पापी करार दिया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए। एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया, प्रदेश का विकास ठप कर दिया। मैं कितने पाप बताऊं आपके, आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। मध्य प्रदेश में मौजूदा सियासी गणित पर गौर करें तो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 25 अक्टूबर को कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। मल्हेरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख तय नहीं है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफे से बहुमत का आंकड़ा 115 पहुंच चुका है। फिलहाल बीजेपी के पास 107 और कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से हैं और शिवराज कैबिनेट में शामिल उनके समर्थक 14 मंत्रियों की किस्मत भी इसी उपचुनाव पर निर्भर है। लिहाजा सिंधिया इस चुनाव को ग्वालियर चंबल के मान सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर है। ग्वालियर चंबल संभाग की माटी, ग्वालियर चंबल संभाग की अस्मिता, ग्वालियर चंबल संभाग की आन बान और शान आपके हाथों में है मेरे भाई और बहनों। 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदल से सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। अगर उपचुनाव में बीजेपी 8 से कम सीटें जीतती है तो एक बार फिर शिवराज सरकार मुश्किल में आ सकती है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के बीच रेल और रोड ट्रैफिक का बुरा हाल है। दिल्ली मुंबई रूट की कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं, तो वहीं नेता कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो पटरियों से नहीं हटेंगे। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलनकारियों ने रेल की पटरियों पर कब्जा जमा लिया है। गुर्जर समाज ने रेल की पटरियों को ही आशियाना बना लिया है। जैसे आप देखते हैं इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ पिलूपुरा में, यहाँ पर सभी लोगों के हाथ में अखबार है। सुबह का वक्त है और अखबार के जरिए ये लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके आंदोलन को लेकर किस तरह की खबरें इसमें छापी गई है। ये सरकार वैसे ही मजबूर कर देती है, झूठे सांसें हमारे लिए आश्वासन दे देती है। सॉल वॉल पहन के यहाँ पर आप पूरा रजाई ओढ़ के बैठे हो, सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है। तो सर्दी लग रही है तो बैठे क्यों यहाँ पर? बैठे हैं हमारी मांग। गुर्जरों ने फिर से पीलूपुरा को ही आंदोलन की जगह के रूप में चुना है। यह जगह इनकी भावनाओं के साथ जुड़ा है क्योंकि यह न केवल गुज्जर बाहुल्य इलाका है बल्कि यहाँ पर गुज्जर समाज के उन आंदोलनकारियों के शहीद स्मारक भी हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। शाम ढलने के साथ ही पटरियों पर अलाव जल जाते हैं और पटरियों पर ही कंबल लपेट कर सो जाते हैं। रूह को कपा देने वाली ठंड के बीच में इस तरह से इन रेल की पटरियों के बीच में घास बिछाकर यहाँ पर रात भर सोना और सुबह इस तरह से इकट्ठे हो जाना ताकि आंदोलन को किस तरह से आगे से बढ़ाया जा सके, किस तरह से कार्रवाई आगे आंदोलन की बात या आंदोलन का असर सरकार तक पहुंच पा रहा है उसके बारे में सभी जानकारी लेते हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। इस बार क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी जो हमारी 15 साल से हम जो मांगे करते पूरी जो मांगे हैं हमारी उनको पूरी नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जो हमारा बैकलॉग है
उसको पूरा नहीं कर रही है, प्रक्रिया दिन बढ़ती है। आंदोलन के कारण इन्हें अति पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला और 5% आरक्षण भी हासिल हो गया, लेकिन कानूनी दांवपेच के कारण 31,000 बैकलॉग रह गया और अब ये इसे ही भरने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने न्यूज 24 से बातचीत में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मजबूरी ये कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। हम पिछले 2 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वैसे कर्नल बैसला की उम्र 85 साल की हो चुकी है और इस बार आंदोलन की कमान उनके बेटे विजय बैसला ने ही संभाल रखी है, जो बेहद उतावले नजर आ रहे हैं। देखिए, भरोसा तो एक इंसान दूसरे इंसान पे तब तक करता है जब तक उसके साथ विश्वासघात नहीं होता। हमने तो भरोसा किया था, तभी तो हमने समझौता किया था 2019 में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ तो फिर विश्वासघात हुआ। गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के कारण रेल और सड़क यातायात में बाधा पड़ रही है और सबकी नजरें सरकार और आंदोलनकारियों के बीच चल रही बातचीत के नतीजों पर टिकी हैं। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।